बिहार में 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और सभी प्रत्याशियों के भाग्य की किस्मत की पेटी ईवीएम मशीनों में कैद होकर अब मतगणना केंद्रों तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हम पटना के एन कॉलेज में हैं, जहां पे पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम मशीनें हैं, वीवीपैट है, वहां पे जमा हुई थी और करीब 15,677 जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे, उन सभी के जो मतदान केंद्रों की जो पेटियां हैं, जो ईवीएम मशीनें हैं, वो यहाँ पे जमा की गई हैं। 14 नवंबर को सुबह 7 बजे से यहाँ मतगणना का काम शुरू होगा और उसके बाद के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट 3 लेयर में किए गए हैं। जहाँ ईवीएम मशीन जिस हॉल में सील किए गए हैं, वहाँ पे पारामिलिट्री बीएसएफ की तैनाती गई है। उसके अलावा सीआरपीएफ है और उसके बाद बाहरी इलाकों की कमान जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने संभाल रखी है। जिस तरीके से तमाम जो पार्टियों के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है और तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं, वो उनके जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। वो 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी की सूचना अपने पार्टी को दे सकें। पूरा जिला प्रशासन तैयार है क्योंकि अब 14 नवंबर को नतीजों का इंतजार है। कैमरामैन सलीम साहब ने काबूजा न्यूज़ 24। बिहार में 2 चरण का मतदान खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात है कि आजादी के बाद पहली बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पहले चरण में 65% और दूसरे चरण में करीब 70% का मतदान हुआ है। मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर सभी एग्जिट पोल की बात करें तो सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। आज पलटवार में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं ये केंद्र के इशारे पर आ रहे हैं। जो आंकड़े अमित शाह ने तय किया है वही गोदी मीडिया उसी आंकड़े को दिखा रही है एग्जिट पोल के जरिए। अभी भी तेजस्वी यादव आश्वस्त है अपनी सरकार को लेकर। तेजस्वी यादव का मानना है कि 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और 18 नवंबर को तेजस्वी यादव एज ए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में शकील अहमद ने कहा कि अब राहुल गांधी की पार्टी में नहीं चलती है। बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर संगठन के अंदरूनी असंतोष को सामने ला दिया है। 3 दशकों से ज्यादा वक्त तक कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे शकील अहमद ने अपने पत्र में भले ही निजी कारणों का हवाला दिया, लेकिन बाद में बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि मैं टिकट बंटवारे से दुखी था। अब कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं बचा है। उनके इस बयान ने चुनाव के बाद की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। शकील अहमद ने खुलकर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में जिस तरह की गुटबाजी और उपेक्षा हुई, उसने उन्हें गहराई से निराश किया। उनका कहना था कि मैंने 3 साल पहले ही चुनाव। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। वहां पर उन्होंने घायलों का हाल जाना, घायलों से मुलाकात की। भूटान दौरे पर थे और वहीं से सख्त मैसेज भी दिया था कि इसके पीछे जिसकी भी साजिश है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और सीधे एयरपोर्ट से आपको बता दें, जब देश पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं और ये तस्वीरें देखिए, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, उनकी स्थितियों के बारे में भी समझ रहे हैं। डॉक्टरों से भी उन्होंने मुलाकात की। भूटान से लौटने के बाद सीधे अस्पताल पहुंचे क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद पूरा देश दहल उठा है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए जब डॉक्टर से भी डिस्कस कर रहे हैं। आपको बता दें इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है और एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन घायलों से मुलाकात किया। भूटान से लौटने के बाद की ये तस्वीरें और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो सबसे पहले आपको बता दें कि वो अस्पताल ही पहुंचते हैं और इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन ये तस्वीर भी और एक ये मैसेज भी है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि जो भी इसके खिलाफ साजिश रची गई है उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब
ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कहा जा रहा है और बड़ा सवाल और बड़ा मैसेज भी भूटान से उन्होंने अपने पहले स्पीच में दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार जांच चल रही है और आज महत्वपूर्ण बैठक भी है पीएम आवास पर। लगातार बैठकों का दौर चल ही रहा है। कल अमित शाह ने भी कई हाई लेवल की मीटिंग की थी और आज प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफिंग भी दी जाएगी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो घायल हुए इस ब्लास्ट में, उनका हालचाल जाना, डॉक्टर से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी स्थिति में कब सुधार आएगा। और उनसे आप देख सकते हैं क्योंकि उनका दर्द समझिए, जिन्होंने अपने आंखों से ही ब्लास्ट देखा और अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे। भूटान दौरे पर थे और सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। और आपको बता दें कि करीब 40 मिनट वहां पर रुके भी, घायलों से मुलाकात किया, उनकी स्थितियों के बारे में समझा। और प्रधानमंत्री मोदी आप देखते हैं कि अक्सर जब ऐसी स्थिति और परिस्थिति होती है तो लोगों से 1-to-1 भी मिलते हैं। और खास तौर पर ये जो अभी देश में ये ब्लास्ट हुआ है, पूरा देश कहीं ना कहीं आक्रोश में है और सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह से बेगुनाह लोगों की जान जाती रहेगी। इस ब्लास्ट में आपको बता दें कि 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि जो घायल हैं, आप ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं ब्लास्ट के घायलों से, उन्होंने मुलाकात की है। जब एयरपोर्ट पहुंचते सीधे उन्होंने LNJP अस्पताल का रुख किया और घायलों से मुलाकात के बाद डॉक्टर से भी हालचाल जाना। और आज शाम को महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है और ये बैठक दिशा भी तय करेगी कि आगे भारत क्या महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। आपको बता दें, हालांकि जांच एजेंसियां लगातार उस टेरर नेटवर्क को खंगाल रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती इस बार यही है भारत के लिए कि इस बार व्हाइट टेरर जो मॉड्यूल तैयार किया गया है वो एक बड़ी चुनौती सामने है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ किया है कि समाजवादी पार्टी SIR से डरेगी नहीं, बल्कि SIR के खिलाफ डटी रहेगी। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय पर सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने PDF प्रहरी बनाने का मकसद इसलिए लिया था कि आम लोगों के नाम वोटर लिस्ट से न कट पाएं। अखिलेश ने ये भी कहा कि बीजेपी यही चाहती है कि लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने में ही जुटे रहें और असल मुद्दे से उनका ध्यान हट जाए। अखिलेश ने साफ किया कि जहां भी हमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जानकारी मिलेगी, हम चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। अखिलेश ने कहा कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कम्युनल स्पीच देने लगे हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो कल किसी नई योजना के तहत राशन से भी नाम निकाल देंगे और लोगों को लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि आज पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला बीजेपी के वोट बनवाने में जुटा हुआ है और SIR को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही लाया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, News 24। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हो रही है। यह बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम तक लगातार जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की अध्यक्षता में यह बैठक जो है वो चल रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए विजय वडेट्टीवार और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो पहुंचे हैं। इस बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव के अलावा जो है BMC चुनाव को लेकर भी जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी में मनसे की एंट्री पर भी कांग्रेस जो है अपना रुख साफ कर सकती है और इस बैठक में जो है जिला स्तर के नेताओं को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जो है महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा जो है वो कर दी गई है, जो 9 दिसंबर महीने में होने जा रही है। इसके साथ साथ BMC के चुनाव भी जो है जनवरी महीने में होने की संभावना है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, News 24, मुंबई। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में SIR का काम शुरू हो चुका है। BLO लोगों के घरों घरों में जा रहे हैं और फॉर्म वितरित कर रहे हैं, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति भी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। TMC पार्टी की मुखिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो वोट देते हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी इन सब चीजों को लेकर आक्रामक मूड में है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग रोहिंग्या हैं,
उनका यहाँ पे बांग्लादेश में जो लोग कोलकाता बंगाल में बसे हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना जरूरी है, जिसको लेकर यहाँ पे जो बीजेपी और टीएमसी पार्टी मतुआ समुदाय के जो वोट बैंक पे दोनों अपना अपना वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को पक्ष में लाने के लिए जुट चुके हैं, और जिसको लेकर यहाँ पे बीजेपी का कहना है कि जो एनआरसी होगा, सीए होगा, उसके तहत यहाँ पे लोगों का नाम इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन टीएमसी पार्टी का कहना है कि जो लोग यहाँ पे बंगाल में हैं उनका नाम को कटने नहीं दिया जाएगा। और न्यू टाउन के ऐसे कई इलाके हैं, राजारहाट है, जहाँ पे जो लोग बांग्लादेश से आके यहाँ पे बसे हुए थे, खास करके जो बांग्लादेश के वासी थे, वो अपने घरों को छोड़कर अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से एसआईआर का काम शुरू हो चुका है। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियां अपने अपने पक्ष की बात रख रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। दिल्ली धमाकों में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक ये लगभग साबित हो गया है कि फरीदाबाद, दिल्ली धमाका और जम्मू कश्मीर के तार आपस में मिले हुए हैं। एनआईए की टीम लगातार रेड कर रही है और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। लेकिन अब तक जो जांच हुई है उससे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, अभी तक किसी भी बड़े संगठन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रेडिकलाइज ग्रुप, कोई ऐसा कट्टरपंथी संगठन है जिसने इस पूरे धमाके को ऑर्गेनाइज किया है और अंजाम दिया है, और एक बड़ी साजिश इसमें थी। हो सकता है कि इसके पीछे कोई आतंकी संगठन जरूर हो, जैश या लश्कर जैसा, लेकिन सीधे हाथ जो है ऐसा समझा जा रहा है कि कट्टरपंथी समूह कोई तैयार हुआ है और उसने एक बड़ी प्लानिंग की थी, और हालांकि उसको उस बड़ी उनकी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने दिया गया। धमाका सिर्फ दिल्ली में हुआ, लेकिन टारगेट कई और जगह थे, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अभी इस मॉड्यूल के बाहर और कितने लोग हैं, और उनकी धरपकड़ के लिए लगातार चारों तरफ देश में रेड्स चल रही हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली लाल किले पर हुए धमाके के साथ जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा और यूपी में फैला हुआ व्हाइट कॉलर आतंकियों का बड़ा मॉड्यूल बस्ट किया गया है, उसके बाद कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की छापेमारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कश्मीर घाटी के दक्षिणी इलाकों अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा के अलावा मध्य कश्मीर के गांदरबल, श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर के बारामूला, सोपोर जैसे इलाकों में करीब 500 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिस दौरान खासतौर पर जमात इस्लामी और दूसरे आतंकियों से जुड़े साथियों को निशाना बनाते हुए उनके घरों की तलाशी ली गई, उनके दफ्तरों को खंगाला गया, जिस दौरान 1500 के करीब लोगों से पूछताछ भी की गई। 500 के करीब लोग डिटेन है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो अब व्हाइट कॉलर आतंकियों का ये नया चेहरा सामने आया है, इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन्हें चुन चुन कर यहाँ पर पकड़ने के बाद उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कैमरामैन मुजुब रशीद के साथ आशुतोष नगर, न्यूज़ 24। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर के लगातार धरपकड़ और छानबीन तेज हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि एलएनजेपी अस्पताल में मरने वालों की संख्या में इजाफा होकर 10 हो गया है। साथ ही साथ जो घायल हैं उनकी संख्या भी 20 से ऊपर हो गई है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम में कई शवों में हड्डियां टूटने, सिर पर चोट के निशान मिले हैं। साथ ही कुछ शवों में फेफड़े, कान और पेट के भीतर ब्लास्ट वेव से नुकसान के संकेत मिले हैं, यानी धमाके से मृतकों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें तक फटी हैं, जो ये दर्शाता है कि धमाका बेहद ही भीषण था। कई लोगों की मौत की वजह विस्फोटक की गहरी चोट और ज्यादा खून बहना कहा जा रहा है। साथ ही क्रॉस इंजरी पैटर्न भी देखा गया है, जिसमें धमाके के झटके से लोग दीवार या जमीन पर टकरा गए। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पोस्टमार्टम में शवों और फेफड़ों के जिस तरीके से दिखा है उसमें कपड़ों पर स्प्लिंटर के ट्रेस नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि धमाके में संभावित कोई संशोधित विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल विस्फोटक में केमिकल कौन सा था इसका पता फोरेंसिक जांच में चलेगा। साथ ही अधिकांश शवों में चोट ऊपरी शरीर, सिर और छाती पर केंद्रित थी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिला देने वाले इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जो छानबीन की शुरुआत यहाँ कश्मीर घाटी के नौगाम इलाके से 18 अक्टूबर को तब हुई थी, जब यहाँ जैश ए मोहम्मद का पोस्टर देखा गया और केवल 2 दिन बाद जो पहली गिरफ्तारी इसमें हुई वो दक्षिणी कश्मीर के शोपियां से मौलवी इरफान और मध्य कश्मीर के गांदरबल इलाके से जमीर अहमद की गिरफ्तारी हुई। और मौलवी इरफान की जब छानबीन की गई, जब उसका इंटरोगेशन किया गया तो खुलासा हुआ एक के बाद एक राज इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के खुलने लगे। पता चला कि जैश ए मोहम्मद के साथ साथ अंसारुल गज़वतुल हिंद इस मॉड्यूल का हिस्सा है और इसमें डॉक्टरों को यहाँ शामिल किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर, ये सारी जानकारियां सामने आने लगी। फिलहाल मौलवी इरफान के साथ साथ उसकी पत्नी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके रिश्तेदारों की छानबीन की जा रही है और उसके हर एक राज से पर्दा उठाने के लिए जो सुरक्षा एजेंसीज है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार छापेमारी करती नजर आ रही है। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24।